सबसे पहले तो आप सभी यहाँ पर आए उसके लिए मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विगत एक दशक से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी सरकार के सम्मुख निरंतर इस बात को रख रहे हैं कि देश में कई ऐसी जातियां हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़ा है, ईबीसी यानी एक्सट्रीमली अति दलित जो वर्ग है और दलित वर्ग है, क्रीमी लेयर भी है, तो इन सब का ये होना चाहिए कि आंकड़ा देश में क्या है। परंतु सरकार निरंतर एक गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट देती रही। नरेंद्र मोदी जी लगातार जाति जनगणना से भागते रहे और अंतोगत्वा राहुल गांधी जी की दूरदृष्टिता के कारण, राहुल गांधी जी का अपने संकल्पों के कारण आज कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी सरकार ने घुटने टेक दिए हैं और अब आने वाले दिनों में जाति जनगणना की बात उन्होंने मान ली है। आज से ठीक 4 साल पहले जुलाई 2021 में मोदी सरकार ने सदन में इस बात को स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हम देश के अंदर जाति जनगणना किसी भी सूरत में नहीं होने दूंगा, दी जाएगी। उनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि हमारे पास मुख्य रूप से 4 जातें हैं, किसान, मजदूर, महिला और युवा। वो इसी पर भरोसा करते थे और उन्होंने निरंतर दलित, शोषित और वंचित वर्ग की आवाज़ को दबाने का काम किया है, जिसके कारण आज जो नीतियां बन रही हैं उनमें जो भागीदारी होनी चाहिए, ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी, इन सब की भागीदारी नहीं है। समाज का एक वर्ग जहां निरंतर प्रगति कर रहा है वहीं दूसरा वर्ग निरंतर शोषित और वंचित होता जा रहा है। हमारे संविधान की धारा जिसके अंतर्गत /15/5 में इस बात को भी स्पष्ट रूप से कहा गया है। संविधान की धारा 15 ये कहती है कि इस देश में कोई किसी भी जगह पे जन्मा हो, किसी भी समाज में जन्मा हो, किसी भी रंग का, किसी भी भाषा को बोलने वाला हो, उसको समानता का अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान की धारा 15 के अंतर्गत दिया गया है। उसी में 15 आर्टिकल 5 में आप जब जाएंगे ऑब्जेक्टिव 5 पे, तो उस पर आपको चीज़ मिलेगी कि कोई भी व्यक्ति जो आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से पिछड़ा है और दलित या पिछड़े वर्ग से आता है, तो उससे किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी शैक्षणिक संस्थान में विशेष रूप से उसको वहाँ पर रिजर्वेशन मिलता है, उसको शिक्षा प्राप्त करने का दर्जा मिलता है। परंतु संविधान के विरोध में भारतीय जनता पार्टी निरंतर एक अहंकारी सरकार चलाने का मादा रखती है और अहंकारी सरकार चला रही है और संविधान के सभी नियमों को धता बताते बाबा साहब का सम्मान तक उन्होंने करना त्याग दिया है। और जो नितिन गडकरी जी ने कहा था कि जो करेगा जाति की बात हम उसको मारेंगे लात, और अब आपने देखा कि देश के जो जनमानस है, मैं इतने असंवैधानिक शब्दों को तो प्रयोग नहीं करूंगा, पर आपने देखा कि किस तरह से करारा तमाचा भारतीय जनता पार्टी को मारा गया और 10 साल बाद उन्हें राहुल गांधी की बात को मानना पड़ा। और ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं है। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने 2011 में सोशो ईसी यानी कि सोशल इकोनॉमिकल जातिगत सर्वे की बात, जिसको कास्ट सेंसस की बात कही थी, तो उस बात को लेकर SECC की बात कांग्रेस करती आई है। उसके तहत हमने 2011 में सर्वे करवाया, परंतु 2014 में, क्योंकि ओवरनाइट तो निर्णय होता नहीं, पूरा हुआ का सर्वे हुआ और इसके बाद कुछ ही दिनों बाद सरकार केंद्र की पलट गई। 2015 में जब सरकार पर दबाव बनाया गया तो तात्कालिक फाइनेंस मिनिस्टर माननीय अरुण जेटली जी ने कहा था कि नीति आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी 2015 में इस संदर्भ में एक पूरी टीम बनाएंगे, टीम को लीड करेंगे और जिसका जितना हिस्सेदारी, जिसकी जितनी भागीदारी, उसकी इतनी हिस्सेदारी के हिसाब से वो सबको जातियों को वो हम करेंगे, रिजर्वेशन करेंगे और नीतियां बनाएंगे। परंतु सारी बातें वही ढाक के 3 बार। और अब जब राहुल गांधी जी के निरंतर प्रयासों के बाद केंद्र सरकार इस बात को मान ली है, तो राहुल गांधी जी ने पुनः इस बात को कहा है कि हमारे मुख्य रूप से 3 बातें हम सरकार के सामने कह रहे हैं। पहला तो इसकी टाइम लिमिट होनी चाहिए कि कब तक में शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा राहुल गांधी जी का और कांग्रेस पार्टी का मानना है कि सिर्फ कास्ट सेंसस यानी जातिगत सर्वेक्षण करवाना ही हमारा एकमात्र, कांग्रेस ने तब करवाया था, आज भी हम उसी में चल रहे हैं, तब उन्होंने आंकड़े दबा दिए थे। पर अब ये आंकड़े राहुल गांधी जी कहते हैं कि सरकार हमको इसमें शामिल करे, हम सम्मान करते हैं और जो इसकी ड्राफ्टिंग होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, क्योंकि 3 ऐसे स्टेट्स हैं, बिहार में भी इसकी ड्राफ्टिंग हुई है, कर्नाटका में भी हुई है और तेलंगाना में भी हुई है। ड्राफ्टिंग के पैरामीटर किस तरह से होगा, इसका छोटा सा उदाहरण बता देता हूँ। 1931 में देश में 4000 जातियाँ पाई गई थी, पर 40 लाख से अधिक जातियाँ
2011 के पास जो सर्वे हुआ ये चीज़ें आईं और सरकार ने सारी जातियों को, सरकार चाहती तो इन चीज़ों को बहुत ही सहजता से निपटा सकती थी, पर सरकार की मंशा थी कि हम चीज़ों में गोलमाल करके देश के सामने सही आंकड़े ना आने दें, ताकि जो वर्ग आज शोषित है, वंचित है, हम उनको मात्र इसी तरह हवा हवाई की बातें करके उनका वोट बैंक लेते रहे। पर राहुल गांधी जी शुरू से इस बात को लेकर तटस्थ हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, समाज में कौन कितना पिछड़ा है, कौन कितना दलित है, उसको समाज में उस स्थान मिलना चाहिए। जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर उनकी प्रॉपर भागीदारी होनी चाहिए। और अब जो अभी तक इनकी जात के आधार पर उन पैरामीटर्स के आधार, जन्म के स्थान पर पैरामीटर्स बनाए गए हैं, उन पैरामीटर्स को तोड़ना चाहिए। राहुल गांधी जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो 50% आरक्षण को जो कोटा हम इसको तोड़ भी सकते हैं। तो ऐसा कांग्रेस पार्टी की मंशा है और निरंतर हम इसके पक्ष में रहे हैं। और अंतिम में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है आज बैकफुट पे है। और मैं रीवा की टीम से हमारे संगठन मंत्री आदरणीय तिवारी जी, शहर अध्यक्ष आदरणीय खंडेलवाल जी और हमारे बड़े भाई आदरणीय राजेंद्र शर्मा जी का भी धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजन किया। और पर प्रॉपर हमें योजनाएं बनाना और उन योजनाओं का क्रियान्वयन करना और समाज में जो आज भी अति पिछड़ा दलित आदिवासी वर्ग है उसके उत्थान के लिए जो ग्रॉस रूट लेवल पे क्या काम किया सकते हैं। डेटा आना अलग बात है, डेटा जब आती है तो आप प्रॉपर योजनाएं बना सकते हैं और एक अच्छी योजनाएं पूरे देश का उद्धार करती हैं, समाज का उद्धार करती हैं। तो इसलिए राहुल गांधी जी ने कहा है कि हमारी अंतिम लड़ाई नहीं है, इससे हमारी लड़ाई के गेट खुलते हैं, देश की प्रगति के द्वार खुलते हैं। तो कहीं ना कहीं देश के कहा जाए तो राहुल गांधी की जो दूरदृष्टि है तो भारतीय जनता पार्टी निरंतर उनको कहा जाए तो ताक पर रखती आई है, परंतु और उन पर मीम तरह तरह के बनाए गए। अब राहुल गांधी जी ने इस बात को दिखा दिया कि आप हमारे ऊपर मीम बनाएं, पर मैं असली इस देश का असली भीम हूँ, वो भीम जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जिन्होंने दलितों, शोषितों और वंचितों की आवाज़ के उत्थान के लिए देश में बहुत बड़ी क्रांति लाई। आज उनके रूप के रूप में, आज उनकी परछाई के रूप में और आज उनके कर्तव्यों पर चलते हुए राहुल गांधी जी ने इतनी बड़ी क्रांति देश पर लाई और दोबारा देश की सरकार को घुटनों पर लाया। और आज देश की सरकार जो निरंतर भागती आई है, पिछले एक दशक से भाग रही है, सरकार बैकफुट पे है और हमारी कांग्रेस पार्टी फ्रंट फुट पे सरकार पर आगे भी। और राहुल गांधी जी इस बात को भी उल्लेखित करते हैं कि ये कोई ओवरनाइट हमने सरकार पर दबाव बना के काम नहीं किया, हमने ग्रॉस रूट लेवल पे पहुंचकर संविधान की जो धाराएं है उसके तहत हमने भारतीय जनता पार्टी को विवश किया और प्रॉपर हमने कैंपेन पिछले एक दशक में चलाया है सरकार के सभी। और सदन में राहुल गांधी जी ने इस बात का भी वक्तव्य दिया है कि आप चाहे मेरा मजाक बनाइए, चाहे मुझे मारिए, चाहे मुझे गालियां बकिए, चाहे मेरा आप अपशब्द कहिए। आपने सुना कि भारतीय जनता पार्टी के अनुराग ठाकुर जी ने भद्दे कमेंट्स किए थे राहुल गांधी जी का, पर इन सब बातों को दरकिनार करते उन्होंने कहा कि ये सारी बातें, ये सारा कहा जाए तो असम्मान, सारी गालियां मैं खा रहा हूं देश के दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के उत्थान के लिए। अगर सच मायने में कहा जाए तो आज राष्ट्र के लिए अगर कोई लड़ रहा है तो माननीय राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। और राहुल गांधी जी की तरफ हमारे प्रदेश में माननीय जीतू पटवारी जी कंधे से कंधा मिलाकर राहुल गांधी जी के अक्षरशः शब्दों का प्रदेश में परिपालन करवाने के लिए वो दिन रात एक कर रहे हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि भले केंद्र सरकार कुछ भी कहती हो, पर असली आपको जो देखने को मिलता है तालमेल, तो मध्य प्रदेश में माननीय जीतू पटवारी जी और सेंट्रल में राहुल गांधी जी को जो युवा शक्ति पूरे देश को आगे ले जाने की ताकत रखती है, जो दमदारी से सरकारी जो सरकार को विवश करने का, सरकार को बैकफुट पे भेजने का काम ये दोनों युवा कर रहे हैं, ये आने वाले दिन में देश और प्रदेश की प्रगति का सबसे बड़ा कारण बनकर उभरेगा। वो भी योजना चला रही, आप भी बोल रहे हैं उनको फर्क लेकर, फर्क क्या रहेगा? फर्क बहुत अच्छी बात है। फ़र्क यही फ़र्क है कि किसी गाड़ी में मीटर नहीं है तो गाड़ी कितना चल रही है आपको पता नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के पास आंकड़े न होने के कारण आपका बच्चा पास हो जाना और परसेंटेज लाना, वो दोनों अलग अलग बात है। तो जो भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हैं वो हवा हवाई की योजनाएं हैं। शायद यही कारण है कि मध्य प्रदेश दलित और आदिवासी अपराधों में देश के टॉप राज्यों में ट्रेंड कर रहा है और आज से नहीं कर रहा, विगत एक दशक से कर रहा है। जिस दिन ये आंकड़े निकल कर आएंगे आपको पता चल जाएगा कि कितने परसेंट ईबीसी, कितने परसेंट दलित और कितने परसेंट हरिजन और आदिवासी कहाँ कहाँ पर पदस्थ, उनके लिए कौन सी योजनाओं की आवश्यकता है, उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है, उन पर अत्याचारों का आंकड़ा क्या है। इसलिए आंकड़ों के आधार पर जो योजनाएं बनाई जाती हैं और जब उनका क्रियान्वयन किया जाता है
तो उनके दूरगामी रिजल्ट सामने आते हैं। आप विश्व की किसी भी स्थिति की सांख्यिकी उठाकर देखिए, उस देश ने किसी पैरामीटर के आधार पर अपनी योजनाएं बनाई, हवा हवाई में योजनाएं, और भारतीय जनता पार्टी की सारी बातें हवा हवाई में, उनके आंकड़े तो उनके पास कुछ है ही नहीं। इसलिए रिजल्ट ये आ रहे हैं कि उनका जो जैसी हालत तब थी वैसी हालत आज है, और सारे जो विभाग उनके नाम पर बनाए गए उनमें फुल ऑन घूस चल रही है। 100% के हिस्से के पैसा कोई ना कोई खा रहा है।